हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं या आप किसी अन्य राज्य से हैं और उस राज्य की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर सेलेक्टेड प्रश्न ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल इसी आधार पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे और हर एक प्रश्न का आप आंसर भी दीजिएगा। लास्ट में ये आपको ज़रूर बताना है कि आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को बिल्कुल करेक्ट किया है। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज की इस क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। धैर्य के साथ, पूरे पेशेंस के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न देखें, दिल्ली स्थित शांतिवन जो है किसका समाधि स्थल है? साथियों, यहाँ से इस टॉपिक से पेपर में सवाल बन चुका है, तो आप लोग बताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं। दिल्ली स्थित जो शांतिवन है साथियों, ये किसका समाधि स्थल है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर बताएं। जो लोग जा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम क्या है भाई? शांतिवन है। और यहीं पर बात करें, इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों शक्ति स्थल बोलते हैं। क्या? शक्ति स्थल बोलते हैं। राजीव गांधी का जो साथियों समाधि स्थल है, आप जानते होंगे, इनका समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि। क्या? वीर भूमि। और लाल बहादुर शास्त्री का जो है उसे बोलते हैं विजय घाट। क्या दोस्तों? विजय घाट। इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, सवाल यहाँ से बन चुका है। अगर आपसे पूछे, रिवीजन कर लेते हैं एक बार जिससे आपको याद हो जाए। देखिएगा, अगर आपसे पूछे कि जवाहरलाल नेहरू का जो समाधि स्थल उसका नाम क्या है? शांतिवन है। कहाँ पर है? दिल्ली में। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल कहा जाता है। राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है उसे वीर भूमि कहते हैं और लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है उसे विजय घाट कहा जाता है। इन सारे पॉइंट्स को दोस्तों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखें, अमजद अली खां किस विधा से संबंधित है? बताइए। सितार, सरोद, तबला और आपका दिया है संतूर। चलिएगा, यहाँ से भी आपके 3 से 4 सवाल तैयार होने वाले हैं। बस आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलिएगा जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सवाल नंबर सेकंड का आप लोग यहाँ पर आंसर बताएं। अमजद अली खां का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? जो लोग जा रहे हैं सरोद पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, और सितार के लिए साथियों कौन फेमस है? पंडित रविशंकर। कौन भाई? पंडित रविशंकर, इनका नाम याद रखिएगा, पंडित रविशंकर है। तबला के लिए आप जानते हैं जाकिर हुसैन थे। कौन? जाकिर हुसैन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सारे पॉइंट्स को याद रखें आप लोग। और संतूर के लिए आप जानते होंगे पंडित शिव कुमार शर्मा। कौन? पंडित शिव कुमार शर्मा। इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, एशियन ड्रामा पुस्तक के राइटर कौन है? बताइए। थर्ड क्वेश्चन का यहाँ पर आप लोग आंसर करिएगा, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं लियो टॉल्स्टॉय की। देखिएगा, लियो टॉल्स्टॉय जो है साथियों, ये भी एक राइटर थे और इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, पेपर में पूछी गई है। उसका नाम क्या है? वार एंड पीस। क्या? वार एंड पीस जो है इनकी पुस्तक का नाम है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर देखिएगा, एशियन ड्रामा की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गुन्नार मिर्डल है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एशियन ड्रामा जो है गुन्नार मिर्डल की प्रसिद्ध पुस्तक है जो दक्षिण एशियाई देशों की गरीबी और विकास पर जो है आधारित है। ध्यान रखें, ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखें, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं आप लोग। चलिएगा, सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछेगा कि फाहियान जो है कहाँ से आया था, कहाँ का यात्री था? तो इस साथियों चीन का था। कहाँ का भाई? ये चीन का था, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। और किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर जो आपको 4 दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि ह्वेन सांग, कौन? ह्वेन सांग जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है पेपर में। ठीक है,
अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वराज दल के संस्थापकों में कौन थे? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बिपिन चंद्रपाल। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आप लोग बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, स्वराज दल के संस्थापकों में से जो है कौन थे? तो भाई जो लोग जा रहे हैं मोतीलाल नेहरू पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों स्वराज दल की स्थापना जो है 1 जनवरी 1923 को, कब? स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा करी गई थी। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों चित्तरंजन दास जो है इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो है इसके सचिव थे। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को याद रखें। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो है लखनऊ में कब एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आप लोग यहां पर बताएं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में कब एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसे दोस्तों लखनऊ समझौता कहा जाता है। क्या? इसे जो है लखनऊ समझौता कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी साथी बता रहे हैं 1916 पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ए विकल्प दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं। अगर आप लोग डेली क्लास कवर कर रहे होंगे तो आपको समस्या नहीं होगी आंसर देने में, आपके जो है बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों तैयार हो गए होंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार जो है संशोधन किया गया है? बताएं। आप देखेंगे दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार जो है संशोधन किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और वो संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन। आप जानते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया था। और इसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपकी अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे और यही था साथियों, यानी सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। कब हुआ? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 को जो है क्या बोलते हैं? इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, जो पॉइंट्स मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलिएगा। ठीक, आइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का फटाफट आप लोग यहां पर आंसर दे दीजिएगा। राइट आंसर क्या है बताएं। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? 1950 में, 51 में, 52 में और आपका दिया है 1953 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर देंगे। सभी प्यारे साथियों का आंसर आना चाहिए, बताएं। चलिएगा, सबसे पहले दोस्तों आप जानते हैं संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। एक आपकी लोकसभा है और दूसरी आपकी राज्यसभा है। लोकसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? इसे उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन जो है किस वर्ष हुआ? 1952 में। ऑप्शन जहां पर जो थर्ड दिया बिल्कुल राइट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। राज्यसभा का गठन जो है पहली बार 3 अप्रैल 1952 को जो है पहली बार इसका गठन हुआ। और इसकी पहली बैठक जो हुई दोस्तों वो हुई 13 मई 1952 को। ठीक है, गठन कब हुआ? ध्यान रखिएगा, गठन हुआ 3 अप्रैल 1952 को और पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को। इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखें। अगला सवाल देखें भाई, भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? बताइए। सवाल नंबर 9 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। बताएं भाई। सेशन को आप लोग लाइक करते चलिएगा दोस्तों। ये जो कंटेंट तैयार किया जाता है बहुत मेहनत लगता है चीज़ों को तैयार करने में। आप सभी से निवेदन है सेशन को लाइक ज़रूर कर दें यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं। इससे दोस्तों देखिए हमारा क्या होता है भाई, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं। और इससे में कोई बहुत लाभ नहीं हो जाता है, ये होता है कि ये क्लास जो है और भी लोगों के पास पहुँचती है। ठीक है,
और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। हेल्प आपको यहाँ से 100% मिलेगी। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक हम आपके साथ एक बेहतर कंटेंट के साथ बने रहेंगे। तो भारत की संसद में कौन कौन से शामिल हैं आप जानते हैं दोस्तों। लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति, ये तीनों चीजें जो है भारतीय संसद में शामिल है। अगर आपसे सदन पूछे, देखिएगा संसद के कितने सदन हैं, तब आप कहेंगे 2, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। और अगर आपसे इस तरीके सवाल पूछे कितने अंग हैं, तब आप कहिएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और अगर आपसे यहाँ पर सवाल देखिए पूछा गया है कि भारत की संसद में कौन कौन शामिल है, तब भी आप कहेंगे लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति। आशा करता हूँ कि बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और आप जानते हैं दोस्तों, एक पॉइंट और याद रखिएगा, राज्यसभा को दोस्तों अस्थाई सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को जो है अस्थाई सदन बोलते हैं क्योंकि इसे भंग किया जा सकता है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बता सकते हैं। चलिए, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप लोग बताएं। जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहां पर 3 पर, बिल्कुल राइट हो जाएंगे, संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण के द्वारा, ठीक है। दोस्तों आप ध्यान रखें, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों के द्वारा जो है किया जाता है, ठीक है। तो जो लोग 3rd ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और साथियों, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, वो है आपका अनुच्छेद 63, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 63 क्या कहता है, अनुच्छेद 63 के अनुसार साथियों भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये जो है प्रावधान किया गया है, ठीक है। और एक पॉइंट उपराष्ट्रपति के बारे में याद रखें, कई बार सवाल बन चुका है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, आप कहेंगे उपराष्ट्रपति, ठीक है। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, विश्वास मानिएगा, जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को किया होगा तब आपको जो है यहाँ पर लग रहा होगा कि जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें दी जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आप यहां पर बता सकते हैं, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की जाती है, बताएं। जो लोग जा रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। साथियों याद रखें आप लोग, अनुच्छेद 178 माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है, तब आप कहेंगे राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। और ये प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, 108 में किया गया है, ठीक है। अच्छा, इसकी अध्यक्षता कौन करता भाई, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखें, 2 अधिवेशनों के मध्य अधिक से अधिक कितने दिनों का अंतर हो सकता है, बताइए। सवाल नंबर यहां पर 12 दिया, उत्तर सभी लोग करेंगे, फटाफट बताएं। 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम से अधिक कितने दिनों का अंतर हो सकता है, 1 माह, 2 माह, 3 माह और आपका दिया है 6 माह। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर आप लोग यहां पर बता सकते हैं, सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। जो भी साथी जा रहे हैं 6 माह पर, ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। भारतीय संविधान के अनुसार दोस्तों संसद के 2 सत्रों के बीच जो है 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन 4 जो आपका दिया है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान द्वारा, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान द्वारा कारखानों में ऐसे बच्चों को रोजगार देना वर्जित किया गया है जिनकी आयु कितने वर्ष से कम है, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष और आपका दिया है 18 वर्ष, बताएं। चलिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर करें, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर 14 वर्ष, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। साथियों अनुच्छेद 24 के तहत याद रखिएगा, अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों
यानी कारखानों या खानों में नियोजित करना जो है प्रतिबंधित है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान द्वारा कारखानों और खानों में ऐसे बच्चों को रोजगार देना वर्जित किया गया है जिनकी आयु जो है 14 वर्ष से कम है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का निष्पादन कौन करता है? बताएं। प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। सवाल नंबर 14 का उत्तर आप बताएं। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं मुख्य न्यायाधीश ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट है। ठीक है दोस्तों, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद जो है रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन करता है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। आप बताइएगा कि वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश कौन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। ठीक है, जरूर कमेंट करिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, जरूर आंसर बताएं। देश के प्रत्येक नागरिक को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने के उद्देश्य से नचिकेत मौर्य समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए। 15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहां पर करिएगा। देश के प्रत्येक नागरिक को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने के उद्देश्य से नचिकेत मौर्य समिति का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? 2013 में। आपका फोर्थ ऑप्शन जो दिया है ये साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर बताएं, फटाफट यहां पर आप लोग आंसर दीजिएगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र किसको देता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे, बताएं। चलिए भाई, जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 पर, राष्ट्रपति पर, बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई दोस्तों, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है कब किया गया था? बताइए। प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है कब किया गया था? 1970। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप बताइएगा। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। जो लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है। ध्यान रखें दोस्तों, प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 के तहत 1951 में किया गया था। कब? 1951 में। आपका जो सेकंड ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखें, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI कहां की गुप्तचर संस्था है? बताइए। सवाल नंबर 18 का आंसर आप कर सकते हैं। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI कहां की जो है गुप्तचर संस्था है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग यहां पर बताएं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पाकिस्तान पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, ISI जो है पाकिस्तान की प्रमुख खुफिया एजेंसी है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं साथियों जो भारत की मुख्य गुप्तचर संस्थाएं हैं, रा हो गया आपका क्या भाई? रा हो गया यानी RAW। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, रा का जो फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और है आपका IB, आपने नाम सुना होगा। IB का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है भाई, ध्यान रखें। तो भारत की जो है मुख्य गुप्तचर संस्थाएं हैं, रा हो गया आपका, IB हो गया, ये सभी जो है भारत की मुख्य गुप्तचर संस्थाएं हैं। ठीक है, और पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था कौन सी है भाई? ISI है। ऑप्शन सेकंड राइट है। अगला सवाल, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर बताएं। सवाल नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, अब्दुल गफ्फार खान को, राजीव गांधी को, A.O. ह्यूम को। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएं। भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलिएगा, पूरी ऊर्जा के साथ क्लास में बने रहिएगा। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर भाई A.O. ह्यूम पर, ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, A.O. ह्यूम को जो है हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप जानते हैं दोस्तों A.O. ह्यूम के ही द्वारा
28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना करी गई थी। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखें। अगला सवाल देखिएगा, 1906 के कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसने स्वराज की मांग की थी? बताइए। सवाल नंबर 20 का उत्तर छापे आप लोग। 1906 के कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा स्वराज की मांग की गई थी? 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप यहां पर कर सकते हैं, बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं 1900 यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर दादा भाई नौरोजी पर, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों 1906 में याद रखिएगा, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का जो है प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है किसको रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया? बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर बताएं फटाफट। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, आंसर दीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया है? वल्लभ भाई पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, दादा भाई नौरोजी को। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएं। जो लोग जा रहे हैं महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है गांधी जी ने भारतीयों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसलिए उन्हें रिक्रूटिंग सार्जेंट जो है कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 दिया है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, याद रखें। ठीक है, किसको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? बताइए। 22 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर मैडम कामा को, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। दोस्तों भीकाजी रुस्तम कामा को जो है भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। ऑप्शन 2 आपका जो दिया है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर बताएं, किस वर्ष मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था? 1938, 36, 34 और आपका दिया 39। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर आंसर बताएं। चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। जो लोग जा रहे हैं 1939 ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों जब 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था, तब मुस्लिम लीग ने जो है 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो 4th ऑप्शन दिया है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, जब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? बताइए। 24 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं, जब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। साथियों यहां पर जो लोग जा रहे हैं टोडरमल, टोडरमल आप जानते हैं ये अकबर के नवरत्नों में से एक था। ठीक है, टोडरमल। ठीक है भाई। और यहां पर देखेंगे जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट है। राजा टोडरमल ने साथियों भू राजस्व की जब्ती प्रणाली, कौन सी प्रणाली? जब्ती प्रणाली या दहशाला प्रणाली, या दहशाला प्रणाली जो है विकसित करी थी। ऑप्शन नंबर आपका जो 3 दिया है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। राइट आंसर यहाँ पर आपका आप ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला सवाल, इलाही गज का प्रचलन किसने करवाया? बताइए। 25 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं, इलाही गज का प्रचलन किसके द्वारा करवाया गया? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अकबर। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। दोस्तों अकबर ने जो है भूमि मापने के लिए इलाही गज की शुरुआत की। ठीक है, और यह लगभग जो है 33 इंच का होता था। कितना? 33 इंच का होता था इलाही गज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। इलाही गज की शुरुआत किसके द्वारा किया गया भाई? अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप जानते होंगे साथियों अकबर के द्वारा जो है दीन ए इलाही धर्म की भी शुरुआत करी गई थी। कब? 1582 में। कब दोस्तों? 1582 में। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, अकबर के द्वारा जो है 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया गया था। अगला सवाल, लोधी वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? बताइए। 26 नंबर के क्वेश्चन का फटाफट आंसर कर दीजिएगा। लोधी वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया था?
जो लोग जा रहे हैं सिकंदर लोधी ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। किस ग्रह को जो है लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर बताएं। चलिएगा फटाफट यहाँ पर आप लोग आंसर करें। 27 नंबर के क्वेश्चन का सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, बताएं। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति क्या है भाई? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और लेटा हुआ ग्रह दोस्तों अरुण को कहते हैं, यूरेनस इसे अंग्रेजी में बोलते हैं। क्या? यूरेनस। अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए तो आप यूरेनस पर टिक मार दीजिएगा, अगर आपको अरुण देखा हुआ मिल जाए तो आप अरुण पर टिक मारिएगा, ठीक है। यूरेनस या अरुण, बात एक ही है, ठीक है। इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। शुक्र को आप जानते हैं, कई बार इसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। शुक्र को जो है चमकीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, और भोर का तारा कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं, ठीक है। और ये सबसे चमकीला ग्रह भी है। इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। और शनि किस लिए फेमस है आप जानते हैं? शनि जो है आप सभी को पता होगा, इसमें सर्वाधिक जो है वलय पाया जाता है, ठीक है। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट है, अरुण। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? ये बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण है। 28 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं साथियों। जो वक्त लगता है, जो समय लगता है सूर्य पृथ्वी तक जो है सूर्य का प्रकाश पहुंचने में, वो लगता है लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? बताइए, किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? फ्रांस, स्पेन, रूस, इटली। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आप कर सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर इटली पर ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बताएं। गंगा की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम बता दीजिए आप लोग फटाफट यहाँ पर। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। जो भी दोस्त जा रहे हैं यमुना ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यमुना साथियों गंगा की सबसे लंबी और प्रमुख सहायक नदी है, जो प्रयागराज में जो है गंगा से मिलती है। कहाँ पर मिलती है आकर भाई? ये जो है प्रयागराज में गंगा से मिलती है, ठीक है। यहीं पर संगम होता है, आप जानते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यमुना। क्वेश्चन नंबर 31, आग बुझाने में किस गैस का प्रमुख यहाँ पर दिया है, ध्यान से देखिएगा। आग बुझाने के किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बताएं, सभी लोग आंसर दीजिएगा। आग बुझाने में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन, अमोनिया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर, कार्बन डाइऑक्साइड पर, वो बिल्कुल राइट है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हवा से भारी होती है और आग के चारों ओर एक आवरण बना लेती है, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है कट जाती है और आग जो है बुझ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हंसाने वाली गैस कौन सी है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करें। हंसाने वाली गैस कौन सी हो जाएगी? जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। हंसाने वाली गैस क्या नाम है आप जानते हैं साथियों? नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, इसका जो है रासायनिक फार्मूला होता है। जो लोग जा रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसे सूंघने पर जो है उत्तेजना होती है और हंसी जो है आती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, लाइस किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर बताएं। लाइस किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? फटाफट आंसर आप लोग यहां पर दीजिएगा। फुटबॉल, गोल्फ, क्रिकेट और आपका दिया है रग्बी। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 क्रिकेट पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि करने के कारण क्या होगा? ताप बढ़ेगा, ताप घटेगा, ताप अप्रभावित होगा, ताप कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। बताइए। अगर वायुमंडल में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में जो है क्या होगा? टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, क्या होगा? बताओ भाई, फटाफट आंसर करो 34 का। चलिए
यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर ए पर, ताप बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं साथियों कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक ग्रीन हाउस गैस है। क्या भाई, एक ग्रीन हाउस गैस है। अगला सवाल ये रहा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना जो है कब हुई थी, बताइए। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई, इंपॉर्टेंट सवाल बताएं। चलिएगा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, यहां पर 35 का राइट आंसर क्या है बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं वर्ष 1965 में, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। आप लोग बताइएगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का जो है इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। ठीक है भाई, आप जरूर आंसर दीजिएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु है, बताइए। सोना, लोहा, जस्ता, पीतल। 36 का आंसर छाप दें आप लोग। यहां पर आपका राइट आंसर क्या, फटाफट छापिएगा। मिश्रित धातु यहां पर आपसे पूछा है, आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं पीतल, ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यानी इसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ब्रास बोलते हैं। क्या दोस्तों, ब्रास बोलते हैं। और पीतल साथियों तांबा यानी Cu कॉपर, ठीक है। और जस्ता यानी जिंक का जो है मिश्रण होता है, ये दोनों का मिश्रण होता है पीतल। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, इसे मिश्रित धातु बोलेंगे। अगला सवाल, जीवन का प्रादुर्भाव किसमें हुआ, बताइए। जीवन का प्रादुर्भाव किसमें हुआ, 37 का उत्तर बताएं। चलिएगा, जो भी दोस्त जा रहे हैं जल, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार जो है पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत सबसे पहले जो है जल से हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीट जो है उपयोगी नहीं है, रेशम का कीट, लेडी बर्ड भृंग, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी। 38 का उत्तर बताएं। चलिएगा, सवाल नंबर आपका 38 का उत्तर बताएं। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। तो जो भी दोस्त जा रहे हैं घरेलू मक्खी, ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल राइट है। आप जानते हैं घरेलू मक्खी जो है साथियों कोई उपयोगी उत्पाद नहीं देती, बल्कि यह हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलाती है। ठीक है, ऑप्शन 4 राइट है। अगला सवाल, दूध उत्पादन के कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया बताइए। दूध उत्पादन के कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया। 39 का आंसर यहाँ पर सभी का आना चाहिए, फटाफट छापते हुए चलें और सेशन को लाइक करते हुए आप लोग चलिएगा, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। जो लोग जा रहे हैं श्वेत क्रांति, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध साथियों दूध उत्पादन में वृद्धि से है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का आप जानते हैं साथियों, हरित क्रांति का जो है खाद्यान्न यानी विशेषकर गेहूं से संबंधित है। नीली क्रांति आप जानते हैं साथियों मत्स्य पालन से संबंधित है। क्या भाई, मत्स्य पालन से संबंधित है। और पीली क्रांति आप जानते हैं ये आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। 40 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए भाई, राइट आंसर आपका क्या है, फटाफट आंसर करें। बताएं। देखिएगा दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। बाकी आप देखेंगे दोस्तों, सौर ऊर्जा हो गया यानी सूर्य, ठीक है, और आपका पवन ऊर्जा हो गया। क्या भाई, सूर्य ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, और आपका ज्वारीय ऊर्जा, ये गैर परंपरागत या नवीकरणीय स्रोत हैं, क्योंकि ये कभी जो है खत्म नहीं होते। नवीकरणीय संसाधन किसे बोलते हैं, जो कभी खत्म नहीं होते। अनवीकरणीय संसाधन किसे बोलते हैं, जो सीमित रहते हैं। ठीक है, जो सीमित रहते हैं, जैसे आपका कोयला हो गया। लेकिन सूर्य का प्रकाश क्या है, सूर्य का प्रकाश जो है ये आपका नवीकरणीय के अंतर्गत आएगा, ये समाप्त नहीं होगा। ठीक है, और जो आपका अनवीकरणीय के अंतर्गत क्या आएगा, कोयला आपका हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखें, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाले मानव का नाम क्या है, बताइए। 41 का आंसर बताएं। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाले मानव का नाम क्या है। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यूरी गागरिन पर, वो बिल्कुल राइट है। ये कहाँ के थे भाई, ये रूस के थे। ऑप्शन आपका ए जो दिया है बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल, 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर यहां पर आपका दिया है 42, आंसर बताएं।
जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 पर 12 से 20 बार, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य जो है विश्राम की स्थिति में प्रति मिनट लगभग 12 से 20 बार जो है सांस लेता है। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप जानते होंगे दोस्तों, हृदय की धड़कन प्रति मिनट जो है 72 बार धड़कती है। कितनी बार? 72 बार। अगला सवाल देखें, कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता होता है? बताइए, सर्वदाता इसमें से आपका कौन सा होता है? ए है, बी है, ओ है और आपका ए बी है। बताएं। चलिए सभी लोग बताएं। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ये जो होता है साथियों सर्वदाता होता है। ऑप्शन 3 बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सल डोनर इसको बोलते हैं, सर्वदाता। ठीक है, और जो ए बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी, ये आपका क्या होता है? यूनिवर्सल रिसीवर यानी सर्वग्राही होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? बताएं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है कब होती है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताएं। रात में, दिन और रात दोनों में, दिन और अथवा रात दोनों में? बताइए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है? दिन में होती है, रात में? बताइए, छाप दीजिएगा यहाँ पर आप लोग आंसर फटाफट। जो लोग जा रहे हैं दिन में, ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साथियों आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए जो है सूर्य का प्रकाश अनिवार्य होता है, इसलिए यह क्रिया जो है मुख्यतः दिन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पहला आधुनिक ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? बताइए, पहला आधुनिक ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? चलिएगा, जो लोग जा रहे हैं अरुण यूरेनस ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अभी हमने आपको बताया अरुण को जो है लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है भाई, और इसे जो है दोस्तों क्या बोलते हैं? इसे पहला आधुनिक ग्रह भी कहा जाता है। ए विकल्प आपका क्या है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है भाई? सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? वो है आपका बुध, वो है आपका बुध। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लग चुका है, आंसर दीजिए। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है? इनमें से कोई नहीं। चलिए भाई, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व क्या होगा? बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बढ़ता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सहित अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? 47 का उत्तर बताएं। आर्यभट्ट, कोपरनिकस, एडविन हबल, फिनिस वॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 47 का उत्तर बताएं, किसने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सहित अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो कोपरनिकस, ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जल के जमने से इसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है? बताएं, जल के जम जाने से यानी जमने से इसका आयतन क्या होगा? बताएं। चलिए, सभी लोग यहां पर आंसर बताएं। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, अन्य द्रवों के विपरीत जो है जल जब जम यानी जमकर बर्फ बनता है तो इसका आयतन क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ता है, और घनत्व जो है कम हो जाता है। और यही कारण है दोस्तों, सर्दियों में पाइप जो है फट जाता है, यानी जो पाइप होती है इसमें सप्लाई होती है पानी की, वो क्या होता है? वो फट जाता है। क्यों? क्योंकि इसका क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी तारे का रंग किससे निर्धारित होता है? बताइए, किसी तारे का रंग जो है किससे निर्धारित होता है? गैस, दाब, ताप, सौरमंडल के उसके स्थान। यहाँ पर राइट आंसर क्या है भाई? ताप। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तारे का रंग जो है उसके सतही तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? वो था साथियों आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, ठीक है। और स्थापना कब करी है सुप्रीम कोर्ट की? 1774 में। किस एक्ट के तहत? 1773 एक्ट के तहत। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आप बताएं कि आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को बिल्कुल सही किया है। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को देखा होगा तब आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी, और हाँ, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए, आँख बंद करके किसी पर भरोसा आप ना करें, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया है, यूट्यूब का ज़माना है। तो बहुत सारे लोग जो है कंटेंट आपको दे रहे हैं, कुछ लोग बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन करवा रहे हैं, कुछ लोग इस तरीके से क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो एक बार आप खुद एनालिसिस करिए, खुद देखिए, तब आप चीज़ों को करिए, देखिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जो मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप देखेंगे पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही हैं बिल्कुल ऑथेंटिक है, ठीक। तो सभी लोग जो है, जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे, हेल्प आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं तो, अगर नहीं लग रही हैं तो उसका कारण बताइएगा, रीज़न ज़रूर बताइएगा, उसमें सुधार किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जो क्लास की टाइमिंग है सुबह 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे ये क्लासेस होती हैं। इनको आप लोग अच्छे तरीके से कवर करें और मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें, पढ़ते रहें। अगर आपका कोई डाउट होता है 9415768259 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।